हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रीवियस ईयर्स पेपर सीरीज के एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैनल पर एक यूपीपी कांस्टेबल भर्ती से संबंधित प्रीवियस ईयर्स पेपर सीरीज की एक कंप्लीट सी सीरीज चल रही है, जिसका ये आज 8वां वीडियो होने वाला है। तो अभी तक अगर आपने पहले के 7 वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा। इस जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सीरीज़ में, ठीक है, या इन वीडियोज़ में हम क्या डिस्कस करते हैं, जीएस और जीके के क्वेश्चन, जिससे कि आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो यूपी कांस्टेबल भर्ती है, यूपीपी कांस्टेबल भर्ती है, उस पे किस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं और कितने क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बहुत ही एक बेनिफिशियल होने वाला है। वीडियो देखते समय अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बिल्कुल से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं पहला सवाल। अगर आपने अभी तक पहले वाले 7 वीडियोज नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही वो बेनिफिशियल होने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग्स आर संग ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन उत्तर प्रदेश? ठीक है ना, ये जो आपके चारों ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये चारों आपके उत्तर प्रदेश के बहुत ही फेमस लोकगीत हैं, ठीक है, फोक सॉन्ग्स हैं, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चारों इंपॉर्टेंट हैं, बिरहा, रसिया, चैती और कजरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन सही होगा, बारिश के मौसम में गाया जाने वाला गीत जो है वो है आपका कजरी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। जो कजरी आपका ये लोकगीत है, ये आपका मिर्जापुर क्षेत्र में गाया जाता है, मिर्जापुर क्षेत्र में ज़्यादा आपका लोकप्रिय है। ठीक है, बात करें अगर बाकी के तीनों ऑप्शंस की, तो अगर बात करें जो बिरहा है आपका, ये बिरहा आपका पूर्वांचल में गाया जाने वाला एक प्रमुख गीत है। कहाँ पर? पूर्वांचल में। ठीक है ना। रसिया, रसिया जो लोकगीत है, इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण की उपासना से है। ठीक है, और इसको कहाँ पर गाया जाता है? इसको ब्रजभूमि के लोग प्रमुख तौर पर गाते हैं। ठीक है, और जो एक आपका लास्ट ऑप्शन है चैती, ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका, वो आपका फागुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है, और इसका जो क्षेत्र है जहाँ पर प्रमुखता से गाया जाता है वह है आपका अवधि एवं भोजपुरी। ठीक है, तो आई होप आपको चारों ऑप्शन आसानी से समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? कजरी होगा। ठीक है, जो कि आपका कहाँ पर गाया जाता है? मिर्जापुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। यानी यहाँ पर आपको उस प्रसिद्ध सूफी संत का नाम यहाँ पर बताना है। ठीक है ना, क्वेश्चन का ये मतलब है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वारिस अली शाह। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो मेला लगता है आपका बाराबंकी में देवा मेला, इसको दूसरा भी नाम दिया जाता है। वो क्या है? वो उसका नाम है आपका देवा शरीफ। बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है, यूपी स्पेशल का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेलों से संबंधित आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं, तो आपको ये जरूर से पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसको हम देवा शरीफ मेला के नाम से भी जानते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर आपका ये मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? यानी कि जो बारिश का पानी है वो छतों पर इकट्ठा कर लिया जाए, तो ये तमिलनाडु राज्य में अनिवार्य कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने वहाँ के, ठीक है, सभी घरों के छत पर बारिश के पानी का जो संग्रहण है वो 2003 से अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया कि बारिश का जो पानी है छत पर इकट्ठा कर लिया जाए, फिर उसको एक पाइप के थ्रू जमीन में डाल दिया जाए। ठीक है ना, एक गड्ढे के द्वारा जमीन तक अंदर उसके पहुंचा दिया, जिससे क्या होगा, जो जमीन का जल स्तर है, वाटर लेवल है, वो बढ़ा रहेगा। ठीक है ना, भूमिगत जल संरक्षण में आपका सहायक होगा ये आपका तरीका। तो कहाँ पर? तमिलनाडु में ये अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। यानी कि जो मध्य प्रदेश में जो खेती की जाती है, खेती की एक विधि है झूम कृषि, उसको मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की भाषा में उसको कहा जाता है दहिया। ऑप्शन सी आपका सही होगा। झूम खेती को आप एक अन्य नाम से भी जानते होंगे, जो कि बहुत ही मुख्य तौर पर बहुत ही प्रचलित नाम है, स्थानांतरण कृषि। ठीक है ना, ट्रांसफर एग्रीकल्चर, स्थानांतरण कृषि या फिर ट्रांसफर कल्टीवेशन। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश में इस स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि को क्या कहा जाता है? दैया कहा जाता है। दूसरा नाम एक और भी है, उसका नाम है बेवार। दूसरा नाम क्या है? बेवार। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, दैया और बेवार। स्थानांतरण कृषि भी से कहते हैं। स्थानांतरण कृषि अच्छा होता क्या है? झूम कृषि होता क्या है? तो इसमें क्या होता है, पहले भूमि में वन को जलाकर साफ किया जाता है।
ठीक है ना। जो उस भूमि में जो जंगल होता है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको पहले काट करके साफ कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो उस खेती को उपजाऊ बनाया जाता है, या फिर उस खेती पर उस पर कृषि की जाती है। ठीक है ना, उस जगह पर आपका कृषि की जाती है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल सादुती द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवी देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? यानी कि जो इब्राहिम आदिल सादुती ने जो किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या है? तो उसका नाम है किताब ए नवरस। याद रखिएगा, क्या नाम है? किताब ए नवरस, जिसमें से आपका हिंदू देवी देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है। ये जो आपके इब्राहिम आदिल सादुती हैं, इनका संबंध बीजापुर सल्तनत से है। कहाँ से? बीजापुर सल्तनत से। ठीक है ना। और इनका वंश कौन सा है? तो इनका वंश है आदिल शाह, इनका वंश है। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो देखते समय अगर कोई सवाल आ रहा है आपके मन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक संगीत में अलापना, इस शब्द को आपको ध्यान से देखना है। अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। यानी कि जो कर्नाटक संगीत में एक शब्द है अलापना, ठीक है ना, उसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में क्या कहा जाता है? उसकी जगह पर क्या शब्द यूज किया जाता है? तो उसकी जगह पर शब्द यूज किया जाता है आलाप। ठीक है ना। क्या शब्द यूज किया जाता है? आपका आलाप शब्द यूज किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगर आपको कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया था। ठीक है ना। तो ये आपके कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं एवं भौतिक वैज्ञानिक हैं जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था? तो ठीक है, ये कौन है? सीवी रमन है। ठीक है, 1930 में इनको रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन लेते हैं। एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो जो लोग गांव से संबंधित होंगे उनको इस उपकरण के बारे में आसानी से बहुत ही पता होगा। उसको कहा जाता है फावड़ा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये एक आपका उपकरण है जिससे क्या होता है? घास को काट लिया जाता है, मिट्टी को भी ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी जो आपके तीन ऑप्शन है, रहेट, ढेकली या मोट, ठीक है, ये इस उपकरण का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था पहले के समय में। ठीक है ना, जब आधुनिक उपकरण नहीं थे तब इनका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। किसका? रहेट, ढेकली और मोट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नवा क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक नए क्वेश्चन आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग, फंगस से होने वाला, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, इस तरीके के रोग आपके, या इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा आपका वो है आंत्रजर। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है ना। ये आपका एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर जीवाणु पता होना चाहिए आपको। तो साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है। कभी कभी बैक्टीरिया का नाम भी पूछ देता है एग्जाम में। अब बात करें बाकी जो तीन ऑप्शंस हैं आपके, खसरा, पोलियो और हेपेटाइटिस बी। तो पोलियो को आप जानते हैं, पोलियो वायरस बिल्कुल आसान है। ठीक है ना। हेपेटाइटिस में भी हेपेटाइटिस जो वायरस होता है उसकी वजह से होता है। और जो खसरा है वो रुबेला वायरस के द्वारा होता है। खसरा को इंग्लिश में मीजल्स भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जो खसरा रोग है वो आपका रूबेला वायरस के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10वां, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी के लिए आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? ठीक है ना। यानी कि पानी का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर देना, उसके लिए युद्ध हुआ था। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिकी देश। ऐसा कौन सा देश है? तो उसका नाम है बोलीविया। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CSRI का मुख्यालय कहाँ पर आपका स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में। राष्ट्रमंडल का मतलब है कॉमनवेल्थ। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष नहीं, आपका कॉमनवेल्थ गेम होते हैं 4 वर्ष में। ठीक है ना। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो कैसे होते हैं, उसमें जो भाग लेते हैं वो देश कौन से हैं? तो वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, राष्ट्रमंडल देश हैं। तो राष्ट्रमंडल देशों की वर्तमान संख्या कितनी है? टोटल 56 वर्तमान में कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं।
और ये इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं, ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? यानी कि जब प्रधानमंत्री ने 15 जून 2014 को जब शपथ लिया, ठीक है ना, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो उसके बाद इन्होंने सबसे पहले किस देश का विदेशी दौरा किया था? तो ये भूटान गए थे। कहाँ पर गए थे? भूटान। भूटान की कैपिटल अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा देश लगा हुआ है? तो आप सभी जानते हैं, बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है आपका। नेपाल जो है, नेपाल की सीमा लगी है आपकी उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। अच्छा, नेपाल की सीमा अन्य राज्यों से भी लगी है, जो भारत के अन्य राज्य हैं, जैसे आपका उत्तराखंड है, ठीक है, आपका बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 14 नंबर। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल है। देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया कि बिम्स्टेक में टोटल कितने सदस्य देश हैं? 7 देश हैं, जिसका मुख्यालय है, ठीक है। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय आपका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये हो गया बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। इसका मुख्यालय मैंने आपको बता ही दिया, बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। इसके जो सदस्य देश हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से देश हैं? भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड इसमें शामिल है। याद रखिएगा, पूछता है। आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें, यहाँ पर 32वां गलत लिख गया है, ठीक है, यहाँ पर 23rd होगा, 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यूपी का जिला है शामली। ऑप्शन ए आपका सही होगा। यूपी के टोटल 8 जिले आपके एनसीआर में शामिल हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपके यूपी के 8 जिले शामिल हैं, जिसमें से जो आपका नवीनतम जिला शामिल किया गया है वो है आपका शामली, ठीक है ना। हाँ, याद रखिएगा, टोटल 24 जिले हैं आपके एनसीआर में। 14 है आपके हरियाणा के हैं, 2 आपके राजस्थान के हैं और 8 आपके जिले उत्तर प्रदेश के हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ देता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो एनसीआर की स्थापना हुई थी वो संविधान के 69वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? यानी कि जो जीएसटी बिल लाया गया, तो सबसे पहले किस राज्य ने अपना अनुमोदन दिखाया था? तो वो है राज्य आपका असम, ठीक है। 2016 को असम देश का पहला राज्य हो गया था जिसने माल और सेवा कर पर अपनी बिल को अनुमोदन दिया था या उसको अनुमोदित किया था, ठीक है। जीएसटी की बात हो रही है यहाँ पर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो आपका जुलाई 2017 से लागू हो गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? हु वाज द किंग ऑफ पाला डायनेस्टी? तो पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसके और एक प्रसिद्ध राजा रहे हैं, ठीक है ना, वो कौन? यहाँ पर आप ऑप्शन सी देख रहे होंगे, धर्मपाल। तो इन्होंने क्या किया था? धर्मपाल ने विक्रमशिला, आप नाम बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे इस यूनिवर्सिटी का, इस विश्वविद्यालय का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और पाल राजवंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है उसे के रूप में जाना जाता है? यानी कि ऐसा गार्डन, ठीक है, ऐसा बागान जहाँ पर बिक्री के लिए कोई फसल उगाई जा रही है, यानी कि बेचने के लिए, सेल करने के उगाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? इस प्रकार की फसल को क्या कहा जाता है? तो उसको रोपड़ खेती कहा जाता है, ठीक है ना। ये एक प्रकार की क्या है? वाणिज्यिक खेती है ना, बिजनेस करने के लिए आपकी ये खेती की जा रही, तो इसे रोपड़ खेती कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, है ना। एक कृषि के एक बड़े भूमि पर की जाती है, कृषि के एक बड़े भाग पर की जाती है, सॉरी, बड़े भाग पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? अपार्ट फ्रॉम नेपच्यून विच अदर प्लैनेट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट?
तो आप सभी जानते हैं जहाँ पर हम रहते हैं उस ग्रह को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। अंतरिक्ष पर अब जब देखते हैं तो पृथ्वी कैसे दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता है, वाटर की अधिकता है पृथ्वी पर, चारों तरफ समुद्र समुद्री है, जिस कारण आपका अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, ठीक है ना। अच्छा, तो यह बात हो रही है नेपच्यून की, तो नेपच्यून भी नीला दिखाई पड़ता है, तो ऐसा क्यों है। तो नेपच्यून जो आपका बना है, यानी कि नेपच्यून में जो ज़्यादातर गैसें हैं वो कौन सी हैं आपकी, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पाई जाती हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पाई जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वायुमंडल है, नेपच्यून का जो ऊपरी वायुमंडल है वो, उसमें क्या है, मीथेन गैस है। तो मीथेन क्या है, सूर्य से लाल प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, लेकिन सूर्य से जो आपका नीला प्रकाश आता है उसको वो अंतरिक्ष में वापस कर देती है। तो जो अंतरिक्ष जो प्रकाश आपका वापस हो गया अंतरिक्ष में, तो उसी की वजह से वो आपका नीला दिखाई देता है। और जो ऑब्जॉर्व हो गया तो वो रंग आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। ये किसी भी चीज़ में हो, जो रंग अगर ऑब्जॉर्व हो जाएगा तो वो रंग नहीं दिखेगा, जो रंग आपका क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, वो रंग आपको दिखता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है, ठीक है ना। कौन सा निष्क्रिय गैस इसमें से नहीं है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्रिप्टॉन आपकी निष्क्रिय गैस है, ऑर्गन आपकी निष्क्रिय गैस है, जीनॉन आपकी निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस कौन सी नहीं है, क्लोरीन नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है। निष्क्रिय गैस, जिसे हम निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो गैसें हैं वो ना तो इलेक्ट्रॉन देती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लेती हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको निष्क्रिय कहा जाता है, इनका नेचर जो है वो निष्क्रिय होता है, ठीक है ना। हम भैया लेंगे कुछ, ना हम कर देंगे कुछ, करेंगे ही नहीं, ठीक है। नोबल गैसें कितनी होती हैं टोटल, नोबल गैसों की संख्या 7 होती है। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन और एक और होती है आग्नेशन, जिसका सिंबल होता है ओजी, ठीक है, ऑग्नेशन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 21वां। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्यों क्यों लड़की। तो क्यों क्यों लड़की के जो लेखक हैं वो हैं आपकी महाश्वेता देवी, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22वां। गुलाबी गैंग की संस्थापक है जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। तो ये जो गैंग है, ठीक है ना, गुलाबी गैंग, इसकी स्थापना किसने की, संपत पाल देवी ने की, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। संपत पाल देवी ने गुलाबी गैंग की स्थापना की, कब की, वर्ष 2006 में स्थापना की थी। कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में इन्होंने इसका क्या है, स्थापना की थी संपत पाल देवी ने। गैंग का गुलाबी गैंग इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी सदस्य जो हैं केवल महिलाएं थीं, ठीक है, और महिलाओं में क्या है, पिंक कलर काफ़ी पसंद किया जाता है, या फिर ये जो समूह की जो महिलाएं हैं वो गुलाबी रंग की साड़ी पहनती थीं, इसलिए इसका नाम गुलाबी गैंग पड़ गया। ये गैंग या ये समूह क्या करता था, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने की कोशिश करता था, ठीक है ना, और महिलाओं के कल्याण के लिए भी कदम उठाता है, या फिर यूँ कह सकते हैं करता था नहीं, करता है, अभी भी आपका ये है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है, ठीक है ना। आला यानी कि ऊंचा स्थान आपका अपना बनाया है। तो मुरादाबाद किस लिए फेमस है, आप सभी लोग जानते हैं, पीतल के लिए फेमस है, पीतल नगरी भी कहा जाता है किसको, मुरादाबाद को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुरादाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, आपका रामगंगा नदी के तट पर आपका स्थित है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24 नंबर। सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी। तो जो न्यूजीलैंड आपका देश है, ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड जो आपका देश है उसने उस देश ने महिलाओं को मतदान करने के लिए सर्वप्रथम आपकी अनुमति दी थी, ठीक है। अच्छा, भारत में अच्छा कब अनुमति दी थी, तो 1893 में दी थी। अगर बात करें भारत में, तो आप सभी जानते हैं कि भारत में पहले वोट डालने की एज कितनी थी, 21, लेकिन अब वर्तमान में कौन सी है, 18 है। तो ऐसा कब किया गया, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो वोट डालने की जो एज है, उम्र है भारत में, वो 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगर आपको पता है कि वर्तमान में भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था।
तो बहुत ही फेमस हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है आपका, खिलाफत आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना, ये आंदोलन कब चला आपका 1919 से लेकर के 1922 तक आपका ये आंदोलन चला था। आखिरकार चलाया क्यों गया, इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो भारत में मुख्यतः भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया यह एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। ठीक है ना, इसका उद्देश्य क्या था, खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना, पुनः स्थापित करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना। ठीक है ना, जिससे कि क्या है, दोबारा खलीफा का पद स्थापित हो सके। तो याद रखिएगा, अली बंधुओं शौकत अली मोहम्मद अली ने कौन सा आंदोलन चलाया, किस आंदोलन का नेतृत्व किया, खिलाफत आंदोलन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण है, ठीक है, का विवरण प्रस्तुत है। तो किसका है, आप सभी लोग जानते हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जिनका संबंध आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, 36 to 51, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। काली मिट्टी को भी कहते हैं, काली मिट्टी को दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका। तो काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, नमी धारण करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिट्टी इसको माना जाता है, इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये सूखने पर ठीक है, इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, हाँ, तो इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी मानी, इसको उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, यह मिट्टी आपकी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से पाई जाती है। ठीक है, जल धारण की क्षमता भी इसमें काफ़ी होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। कृषि विश्वविद्यालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका बहुत ही पूछा जाता है। तो ये आपका मेरठ में है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में आपका स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये सवाल है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी आपका उत्तर प्रदेश में है। वो कहाँ पर है आपका, ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपका झांसी में स्थित है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अनुच्छेद 4 में का विवरण प्रस्तुत किया गया। तो किसका प्रस्तुत किया गया, गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकी स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये उस समय का करंट का काफ़ी ज़्यादा आपका प्रचलित आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है ना, यानी कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड आपका ये सवाल है, तो ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आपका ये सवाल है। याद रखिएगा, आपको एग्जाम के लिए करंट भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। तो ये है आपका स्वयं शिक्षण प्रयोग, ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्या नाम है इसका, स्वयं शिक्षण प्रयोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। बहुत इजी सवाल है, सबको आपको पता है, क्योंकि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है, दूरी का मापन करता है, डिस्टेंस का मापन करता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है, उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य की आंख का रंग आंख में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। ठीक है, आंख के में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है, पिगमेंट प्रेजेंट इन द आई, आइरिस। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा सही होगा, आइरिस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जैसा आँख का रंग होता है, जैसे किसी का रंग काला होता है, किसी का नीला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का हरा होता है। ठीक है ना, तो आइरिस में जो आपका रंग द्रव्य होता है उस पर वो डिपेंड करता है आँख का कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मोहनदास करमचंद गांधी भारत के राष्ट्रपिता हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 34 छठवीं सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था। विच एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश वर कॉल्ड छेदी ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी। तो जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, ठीक है ना, पिछले के जो वीडियो हैं वहाँ पर बुंदेलखंड से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना,
हाँ, तो जैसे कि जेजाग भुक्ति वाला भी आपका क्वेश्चन था कि बुंदेलखंड को दूसरे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड का दूसरा नाम है। बुंदेलखंड में टोटल कितने जिले हैं? 13 जिले हैं, 7 यूपी के हैं, 6 एमपी के हैं। ठीक है, यूपी का कौन सा जिला आपका आता है आपका बुंदेलखंड में? इस तरीके के आपके बुंदेलखंड से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो छेदी किसे कहा जाता था? बुंदेलखंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? यहाँ पर अंतिम शासक पूछ रहा है, ना कि स्थापना करता। ठीक है ना, किसने स्थापना की इसकी, यहाँ पर पूछ रहा है कि अंतिम शासक कौन थे। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी? तो आप सभी जानते हैं वृहद्रथ। ऑप्शन सी आपका सही होगा। वृहदत्त जो है मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे। वृहदत्त की हत्या इन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, वृहदत्त के जो सेनापति थे वह पुष्यमित्र शुंग, उन्हीं के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है ना, फिर बाद में पुष्यमित्र शुंग ने किसकी? शुंग वंश की स्थापना की थी। और आप सभी जानते हैं मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन बने? बिंदुसार। और बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन बने? अशोक। ठीक है, हाँ, तो ये आपका क्रम आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक का नाम, अशोक किन शिलालेखों में मिलता है? ये भी आपका महत्वपूर्ण है। तो मस्की, ठीक है, मस्की और गुर्जरा जो अभिलेख हैं उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम गाजीपुर में, ठीक है ना, जमनिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाजीपुर से रिलेटेड आपका बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? वो भी आपका गाजीपुर में है। अफीम का एकमात्र कारखाना, अफीम की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ पर है? वो भी आपकी गाजीपुर में है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। राजा हर्षवर्धन ने में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है ना, कहाँ पर की थी? आपकी कन्नौज। ऑप्शन सी आपका सही होगा। कन्नौज में भद्र विहार, राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है, आप सभी ये लोग जानते हैं कि कन्नौज में क्या है? एक सब यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। कौन सा? लाख बहोसी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। 38वां और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कौन प्रसिद्ध है? आपका रघुपति सहाय। ऑप्शन सी आपका सही हुआ। ये कौन से शायर हैं? उर्दू शायर है। ठीक है ना, तो ये रहा आपके आज के वीडियो के सारे क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको वीडियो कैसा लगा, जरूर से बताइएगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।